पर आज टाइम थोड़ा सा कम है लेक्चर का ना अपना। चलो तो क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमें स्टार्ट तो कर दिया था, 10-15 मिनट पढ़ा था। एक आध क्वेश्चन किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा था जहां तक मुझे याद है। पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लिख लिया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ तो खैर टाइम पास ही है, फिर भी लिख लो। चलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? बताओ बताओ। ए कॉस थीटा जब है, बी साइन थीटा, तो इसका डी इक्वल टू 0 लगाएंगे ना, तो क्या आएगा? एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा इक्वल टू 1। सो इलिप्स की दो पैरेलल टेंजेंट्स अलग अलग क्वाड्रेंट्स में रहेगी, ऑब्वियस है, और अपोजिट क्वाड्रेंट्स में दिखेगी ना। दिख ही रहा है, इधर का स्लोप नेगेटिव है, इधर का स्लोप वापस नेगेटिव यहां पे आएगा फर्स्ट और थर्ड में, तो एक पैरेलल टेंजेंट यहां पे भी बनेगी। ओके, समझ में आ रहा है? ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, बट इधर का परपेंडिकुलर कहीं और जाएगा। कंफर्म है ना? हाँ, तो अब इसका अगर एंगल अल्फा है तो इसका कितना आएगा? या थीटा ले लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट P का इसेंट्रिक एंगल थीटा है एंड पॉइंट Q पे पैरेलल टेंजेंट है, तो उसका एंगल होगा पाई प्लस थीटा। करेक्ट। आप स्लोप से डायरेक्टली सोच सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल होना चाहिए ना, तो tan cot थीटा है ना स्लोप यहां पे, माइनस cot थीटा इज द स्लोप। सो cot थीटा सेम कब आएगा? n पाई पे ना, n पाई प्लस cot n पाई प्लस थीटा इज cot थीटा। n पाई माइनस थीटा तो नहीं होता है, cot माइनस थीटा भी माइनस cot थीटा। करेक्ट। हाँ, तो cot n पाई प्लस थीटा इज cot थीटा, सो उनके एंगल का डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई। तो बेसिकली ये अपोजिट पॉइंट्स नहीं है। वो थीटा आपको याद है कौन से सर्कल पे होता है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, तो ये पॉइंट P है और इसका यहां पे आया P डैश, तो बेसिकली ये डायमीटर के दो एंड्स रहेंगे, दैट्स P डैश और Q डैश, तभी इनका एंगल आपके पास, इनके एंगल का डिफरेंस 180 होगा। ऐसे होगा। अगला पॉइंट ये नोट करके लिख सकते हो। If tangents at P and Q are parallel for the ellipse, then their eccentric angle will be differ by pi. Yeah, then their eccentric angle will be differ by P. Oh, pi. P for pi. अच्छा, प्रोबेबिलिटी सबका सॉल्व हो गया है ना? एडवांस वाला भी PYQ सबने किया है। मतलब उसमें ज्यादा मेंस में तो कुछ मिलेगा नहीं, एक आध दो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगा। अपना लेक्चर कमिंग वीक में रिवीजन का शेड्यूल होने वाला है। रिवीजन या डाउट सेशन कुछ लिख के आएगा, सब ब्रांच का अलग अलग रहेगा। रिवीजन या डाउट सेशन लिख के, तो जो भी कुछ रहेगा डाउट्स या किसी भी पुराने टॉपिक का कुछ छोटा मोटा बच्चा है तो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो सबका अलग अलग है। बहुत रेयरली कुछ रहेगा जैसे तुम्हारा वो एक छोटा सा, वो लॉजिकली कर भी सकते हो, मतलब बिना पढ़े भी, बट डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है? वो उस दिन जो डिस्कस हो रहा था, बट PYQs अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी के मेंस के PYQs एटलीस्ट 5 साल के पूरे, एडवांस के तो 20 साल के एटलीस्ट कर ही लेना, ठीक है? और उसका अगर अभी तक आपका मटेरियल सॉल्व नहीं हुआ है तो अभी हम मटेरियल मत सॉल्व करना प्रोबेबिलिटी का, पहले PYQs कर लेना। प्रोबेबिलिटी PYQs से ही 80% प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है? और पैराबोला सॉल्व किया एडवांस वाला,
हो रहा है सॉल्व? कुछ 2-4 लोगों की गर्दन हाँ हाँ में हिल रही है। किसने किसने किया पैराबोला सॉल्व? ओके, तो हो रहा है 70-80% क्वेश्चंस बन रहे हैं। हाँ इतने बन रहे हैं तो ठीक है, उससे ज्यादा तो डाउट आ ही जाएंगे। ठीक है फिर तो सही है। प्रॉपर्टीज रट्टा मार ली और जो हाइलाइट्स लिखे थे, जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे 5-7, हाँ रिवाइज करते रहना उसका। ठीक है ठीक है। तो वैसे अभी थोड़ी देर में लिस्ट में भी आएंगे, तो मेनली तो ऑब्वियसली वही पे चीजें आपको डिफिकल्ट दिखेगी, बट उससे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो भी लिखेंगे। जैसे अभी हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, अभी नॉर्मल का इक्वेशन देखो। इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल फॉर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एट x1, y1। कैसे लिखेंगे? आपको पता ही है टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट लिखा था ना, तो टेंजेंट का स्लोप t इक्वल टू 0 से मिल जाता है। उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हाँ नहीं, टेन थीटा के टर्म में नहीं, x1, y1 के टर्म में भी टेंजेंट पता है ना आपको, आपने लिखा था। टेंजेंट क्या होता है? x x1 बाय ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो नॉर्मल इसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या करते हैं? कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज करके साइन चेंज करते हैं। सो इट विल बी y1 बाय बी स्क्वायर इंटू x1 माइनस y1x माइनस x1x सॉरी x1y बाय, बट दिस इक्वेशन शुड पास थ्रू दी, कुछ गड़बड़ किया? हाँ 1 नहीं आएगा अभी, x1, y1 से पास होना चाहिए ना भाई। इसका स्लोप का कंपैरिजन हो गया, तो करेक्ट। तो यहां पे आ जाएगा x1 y1 दोनों में पुट करेंगे, तो x1 y1 इंटू 1 बाय बी स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर आएगा क्या? बताओ। भगवान, हाँ चलेगा। तो 1 बाय बी स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो मस्त दिखता है, जो हम लोग रट्टा भी मार सकते हैं। ऑब्वियस है वो x1 y1 से डिवाइड करेंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन मतलब एलसीएम ले लिया और उसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड में x1 y1 आया, तो x बाय x1 और न्यूमरेटर में ए स्क्वायर बचेगा, राइट? माइनस क्या बचेगा? बी स्क्वायर बाय y1 इंटू वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इसेंट्रिसिटी के टर्म में ई स्क्वायर बाय ए या ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ना, ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन ना है? तो आप टेंजेंट का इक्वेशन और सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन दोनों फॉर्म में आप रट्टा मार सकते हो। ये वाला ऑब्वियसली इसेंट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो ए और बी का रिलेशन आपको रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तब यहां पे मैंने ए स्क्वायर को क्या लिखा है? 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अगला पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन खुद से निकालोगे, फिर वो बहुत ही आसान होता है।
आ गया? हाँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको? करेक्ट, x1 शुड बी a cos थीटा एंड y1 शुड बी b sin थीटा। तो a x sec थीटा डिवाइड में cos भी चलेगा, a x बाय cos थीटा माइनस b y बाय sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थर्ड स्लोप फॉर्म, if slope is m then इक्वेशन चाहिए मुझे नॉर्मल का। और सेम स्लोप के कितने नॉर्मल्स होंगे? जितने नंबर ऑफ सेम स्लोप की टेंजेंट्स आएगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ही तो होता है ना नॉर्मल, तो जितनी टेंजेंट्स उतने नॉर्मल। हाँ, आइदर एक होगा, नहीं एक क्यों होगा? हाँ, एक हो सकता है अगर दोनों के फुट ऑफ परपेंडिकुलर सेम हो जाए। बिल्कुल, जैसे एक्स एक्सिस मतलब a,0 और -a,0 पे टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो उनका कॉमन नॉर्मल है। हाँ, बट दो से ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि दो ही पैरेलल टेंजेंट्स है। ठीक है? हाँ, तो निकालो m के टर्म्स में। तो c का वैल्यू तो चाहिए। मतलब आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, अगर स्लोप m है तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। इस तरीके से अरेंज कर पा रहे हो? हाँ, टेन थीटा का टर्म है, ठीक है, उससे भी कर लो, वो और अच्छा है। हाँ, मतलब यहाँ से कर लेते हैं। चलो x1 कमा y1 से नहीं करने का, तो यहाँ से स्लोप क्या है आपके पास? a बाय बी टेन थीटा, राइट? तो स्लोप इज a बाय बी टेन थीटा ना? हाँ, इतना ही है। बस स्लोप तो ऐसे ही होगा ना, स्लोप के फॉर्म में। तब मैं अगर इसी इक्वेशन को स्लोप के फॉर्म में रीअरेंज करूं तो वो इक्वेशन ऐसा आएगा, बी वाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बाय कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट? तो अब यहां से y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करेंगे अगर, तो पहले y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। सो y इज इक्वल टू ए बाय बी tan थीटा इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इंटू साइन थीटा, करेक्ट? नाउ लेट a बाय b tan थीटा इज इक्वल टू m, देन सब्स्टिट्यूट sin थीटा इन टर्म्स ऑफ m। वहां पे बस sin थीटा ही तो एक्स्ट्रा बचेगा ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं फॉर दी tan थीटा इज इक्वल टू बी एम बाय ए। कहां पर? नॉर्मल की इक्वेशन में mx प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस आना चाहिए था ना। हाँ यार, उधर लिखा क्यों नहीं था? प्लस माइनस आ रहा है ना? हाँ, मैंने गलती से लिखा नहीं होगा, वहां पे लिखा होगा। अच्छा, उन लोगों ने नहीं लिखा है, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो आ रहा होगा, दो तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा निकाल सकते हैं, इस एंगल को थीटा लेंगे, राइट? और वो बी एम और ये, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया?
बी एम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। बट पैरामेट्रिक फॉर्म का थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में हो सकता है। तो अगर tan थीटा ऐसा है तो sin थीटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। हाँ, 0 से 2 पाई के बीच में जाना रहेगा ना, तो यहां से sin थीटा के लिए प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ेगा। अगर मान लो tan थीटा पॉजिटिव भी है तब भी sin थीटा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है, तो दोनों साइन आएंगे। तो बस उठा के यहां पे पुट कर दो। यही इक्वेशन बन रही है क्या, साथ में प्लस भी आ रहा होगा। ऐसे किया, किसी और मेथड से किया? ठीक है, चलो। तो कुछ बोला किसी ने? हाँ, लिखो लिखो। हाँ, बस क्यों करने का से? कौन से वाले फॉर्म से? तुम्हारा नहीं आया? एक्शन क्यों अटकेगा? एक्स स्क्वायर वो इलिप्स वाली इक्वेशन में पुट कर लो ना। हाँ, अगर यहां से तुम m ऐसा लिख रहे हो, माइनस नहीं, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर y1 बाय x1, तो आपके पास एक और इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ेगी, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बिकॉज x1 y1 लाइज ऑन द इलिप्स। तो हाँ, ये चीज यूज करके फिर आपको निकालना पड़ेगा y1 का वैल्यू। हाँ, y1 की जरूरत पड़ेगी ना वहां पे, तो कहीं से भी इधर से x1 का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, y1 का वैल्यू आ जाएगा, और y1 स्क्वायर मिलेगा, सो प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे इस इक्वेशन को मैं अरेंज करूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू y1 बाय x1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू y1 बाय बी स्क्वायर। करेक्ट? तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो है, हमें सिर्फ रिप्लेस किसको करना पड़ेगा? y1 को। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मैं y1 निकाल सकता हूं विदाउट x1। तो x1 का वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, y1 मिल जाएगा, तो सिमिलरली आ जाएगा। ठीक है? तो एक क्वेश्चन लिखने का मन है? बहुत छोटा मोटा करने का तो जरूरत नहीं है ना, पॉइंट दे दिया, टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, नहीं ना? हाँ, तो थोड़ा ठीक ठाक से लिख लेते हैं। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड भूल गया। फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के मिक्स ही कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल पढ़ा तो जस्ट नॉर्मल का ही क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, ऐसा नहीं है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू एन इलिप्स if the sum of the ordinates of their point of contact, sum of ordinates of their point of contact is b, small b, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला b। ये हो गया या डाउन? अच्छा, इसमें एक चीज डिस्कस करना हम भूल गए, खैर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैराबोला में ज्यादा काम करता। कितने नॉर्मल्स कॉन्करेंट होंगे या हो सकते हैं? दो कि चार? ज्योमेट्री से देखोगे कि कैलकुलेशन से? क्या तुमको लाइंस बहुत अच्छी है क्या, तो तुम 90 डिग्री ढूंढ पा रहे हो क्या? एलिप्स का देख के पता चल रहा है क्या इसका नॉर्मल इस स्लोप का आएगा? नहीं ना, तो कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा ना। हाँ, मैक्सिमम 4 है,
सेंटर से तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को। 4 पॉइंट से नॉर्मल कितने नॉर्मल, कितने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल एक ही जगह पे कॉन्करेंट होंगे? फिर 4 है सर। हाँ, कैलकुलेशन से कैसे सोच सकते हैं, बोर्ड पे लिखा है। पर ज्योमेट्री में वही ना, सेंटर वेंटर देख लिया तो 2 ही दिमाग में आ रहा है। हाँ, फोकस से देखोगे तो सही है। फोकस से भी एक एक्स एक्सिस और 2 इधर इधर। हाँ, अब भी 3 है। कैलकुलेशन से देखो 4 दिखेंगे, दिख रहे कहाँ है? इसको तुम अगर यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, h, k which does not lie on the ellipse, या मे भी समटाइम्स लाई भी कर सकता है एलिप्स पे, तो यहाँ पे इसको इधर लेके जाओ या पहले डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर एक ये वाला और इधर का m स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना, 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। तो 4 डिग्री का इक्वेशन है तो कितने नॉर्मल्स पॉसिबल है एक पॉइंट से? 4। ठीक है, तो 4 नॉर्मल्स पॉसिबल है आपके पास। साइड में लिख लेना है कहीं पे कोने में, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। पैराबोला में अपने पास इस पे बहुत थे। 4 डिफरेंट नॉर्मल कैन बी कॉन्करेंट फॉर द नॉर्मल, फॉर द इलिप्स। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होना। पैराबोला में अच्छे खासे क्वेश्चन थे उसके, याद आ रहा है? T1 + T2 + T3 0, हाँ वो वाला कहानी। यहाँ पे इसको हम ओपन करके नहीं देख रहे हैं, उतना कुछ खास काम का नहीं है। जरूरत पड़ी तो पैराबोला के जो कॉन्सेप्ट थे उसी तरीके से डील करना पड़ेगा। आया क्या एक इलिप्स? अल्फा और बीटा पे टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिखवाया था ना? नहीं लिखवाया? a cos alpha plus beta by 2 divided by cos alpha minus beta by 2, and y will be b into cos alpha plus, sorry, sin alpha plus beta by 2 by cos alpha minus beta by 2. मतलब अगर 2 पॉइंट्स है P ऑफ अल्फा और P ऑफ बीटा, अगर नहीं लिखवाया है तो लिख सकते हैं। P अल्फा और P बीटा पे अगर 2 टेंजेंट्स है तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में आ जाएगा x = a cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 by cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, एंड द y कोऑर्डिनेट विल बी b cos alpha by 2 divided by sin alpha, sorry sin alpha plus beta by 2 divided by cos alpha minus beta by 2। सर्कल में यहाँ पे दोनों जगह पे आर आर आता था, सर्कल में भी लिखा होगा अगर नोट्स में, शायद ए और बी की जगह पे आर था सर्कल में, यहाँ पे ए और बी आ गया। अगर नहीं मिल रहा है नोट्स में तो फिर से लिख लो। हाँ, शायद इक्वेशन ही लिखा होगा, इंटरसेक्शन नहीं लिखवाया होगा। लिखा था? ओके। ढूंढ के क्या है, अभी मिल गया ना, फिर से लिख लो। क्या होगा? तुमने प्रूफ कर दिया कि नहीं लिखवाया था, तो उससे क्या होगा? तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं अल्फा और बीटा पे। क्यों मैं पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करूंगा? बिकॉज सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, वो भी b, तो b sin अल्फा प्लस b sin बीटा इज b, ये गिवन है। sin अल्फा प्लस sin बीटा इज 1 गिवन है। हाँ, तो फायदा होगा उससे अपने को। यस, कास कहाँ से आया? अल्फा बीटा था नहीं ना, तो हमने सपोज किया, उनको ही तो हटाना है। लोकस का बेसिक भूल गए क्या? चलो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
करेक्ट, इसके दो टेंजेंट्स हैं, एक पी ऑफ अल्फा पे, दूसरा पी ऑफ बीटा पे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं अच्छा x1 गमा y1 ही लिख देता हूं, मुझे इसी का लोकस चाहिए ना, तो x1 गमा y1 क्यों, h कमा k लिख दो। सो लेट दिस पॉइंट इज h कमा k। नाउ गिवन इंफॉर्मेशन इज Sin alpha plus sin beta. करेक्ट, sum of the ordinates of these 2 points is b। x square by a square plus y minus b is the whole square by b square is equal to 1. तो सही लग रहा है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a sin, सॉरी यार तो सही बोला करो ना पहले बार में, b sin अल्फा, दूसरे का y कोऑर्डिनेट b sin बीटा, दोनों का सम कितना दिया ना। अबे ये क्या हटका नहीं क्या सर वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए है हाँ? और बटन वाला पावर बटन दबा दो, चलो जाने दो। ये समझ में आ रहा है, कुछ बोल रहे थे क्या हटाने का इसको, नहीं ठीक है। a sin अल्फा प्लस b sin बीटा इज इक्वल टू b, b कट गया, तो sin अल्फा प्लस sin बीटा, एक्चुअली यही चीज इंफॉर्मेशन अपने को पता थी, इसीलिए हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट सपोज किया। अब लेकिन बीटा बाय 2 अल्फा बाय 2 वो सब आ रहा है, तो ऑब्वियसली sin c प्लस d का यूज होने वाला है, हम लिख के रख लेते हैं। तो 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1। ओके, अब मुझे चाहिए एच और के में रिलेशन सच दैट साइन कॉस अल्फा बीटा कुछ ना दिखे। तो साइन और कॉस जब भी आएगा तो दिमाग में आता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, बट एंगल सेम होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, ये सारी चीजों में से पहले a को डिवाइड कर दो, इधर b को डिवाइड कर दो और फिर स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो बेसिकली h बाय a का होल स्क्वायर प्लस k बाय b का होल स्क्वायर, यहां से कर रहा हूं मैं, इक्वल टू कितना आएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। लेकिन अब ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आया तो वो तो इधर दिखाई दे रहा है। ओके, किसी को भी एक इक्वेशन ले लो, ये अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इधर है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हाँ इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट कर दो साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 से साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, तो आपको साइन अल्फा प्लस बीटा एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कौन, कॉस अल्फा माइनस बीटा, इधर भी कॉस अल्फा माइनस बीटा ही है तो स्क्वायर हो जाएगा, और वही चाहिए था। तो 1 और 2 की बातें करेंगे अभी। तो k इज इक्वल टू b बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और ये हाँ ये 1 बाय 2 भी था। समझ में आया? अब ये इक्वेशन 3 है और ये 4 है, बस हो गया ना। हाँ h बाय a का होल स्क्वायर प्लस k बाय b का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 1 बाय कॉस स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा k बाय 2b ना, हाँ सॉरी 2k बाय b, तो यही लोकस है। अद्वैत यही आया था क्या, ओपन करके देखो, होल स्क्वायर में आया था ना, हाँ तो सही आया। कुछ डाउट है? यूपी वाली पब्लिक काफी कम हो गई ना, बहुत सारे लोग आना बंद कर दिए आजकल। खैर एक्सपेक्टेड था, पर कुछ लोग खैर आएंगे, और अभी कुछ लग रहे हैं ऐसे चेहरे मिसिंग है जो होना चाहिए थे, तो आएंगे अभी। चलो अगला क्वेश्चन,
एनी ऑर्डिनेट एन पी, एनी ऑर्डिनेट है, ठीक है, कोई भी ऑर्डिनेट है, एनी ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, एनी ऑर्डिनेट एन पी। अब एन पी दिया है मतलब वो लेंथ की बातें हो रही है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, नाम है, नाम कैपिटल एन कैपिटल पी, द नेम ऑफ दैट लाइन सेगमेंट इज एन पी, एंड लाइज ऑन द मेजर एक्सिस, फिर से पढ़ रहा हूं, एनी ऑर्डिनेट एन पी where n lies on the major axis of an ellipse meets the auxiliary circle in Q, meets the auxiliary circle in Q, then find the locus of the intersection of, then find the locus of the intersection of the normals at P and Q. नहीं, लाइन नहीं आएगा, लाइन सेगमेंट आएगा। ये पूछ रहे एनपी क्या है? अच्छा अच्छा, सर लोकस नहीं बता रहा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। सर लोकस को छोड़ के कुछ और दे दो, क्यों कपिश, यही मन कर रहा है ना? चलो, किसका किसका आ गया? ओके, आया? और किसी का आया? मैम नहीं आया। इसका लोकस चाहिए ना, तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। पी पैरामीट्रिक फॉर्मूला लेते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल है, तो लेट्स पी क्या है आपके पास? करेक्ट, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो करेक्ट, क्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। एन का तो कुछ काम है नहीं ना, एन का कुछ नहीं बोला ना आगे क्वेश्चन में, सही है? तो अब क्यू तो सर्कल है, ये कहां से आया? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ऑक्सिलरी सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसका नॉर्मल तो ओरिजिन से ही पास होगा। तो अगर मान लो इस पॉइंट का मैंने थोड़ी देर के लिए नाम आर दे दिया, तो क्यू आर का इक्वेशन तो बहुत आसान है अपने लिए। क्यू आर का इक्वेशन क्या आएगा?
y इज इक्वल टू ये ओ क्यू का स्लोप ना, ओ आर का, हाँ तो tan थीटा क्या, सिर्फ tan थीटा, ओके x tan थीटा, हाँ तो tan थीटा इंटू एक्स लिख दो, सही है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नाउ नॉर्मल एट p भी तो चाहिए, सो नॉर्मल एट p अभी अभी लिखा क्या होता है, ax बाय cos थीटा, करेक्ट, प्लस कि माइनस माइनस बी वाई बाय इक्वल टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन इज एच कॉमा के, उसका लोकस चाहिए, तो एच कॉमा के इसके ऊपर भी लाई कर ही रहा है ना, एच कॉमा के उसके ऊपर भी लाई कर रहा है, हाँ तो क्या करें अभी, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दे, सब्स्टिट्यूट करके ही काम हो जाएगा आपका, करेक्ट, तो y की जगह पर tan थीटा इंटू एक्स पुट कर रहा हूं मैं, तो a बाय कॉस थीटा, tan थीटा मतलब साइन बाय कॉस, तो साइन साइन कट किया, तो माइनस b बाय कॉस थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ तो एक a माइनस बी भी कट गया, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा। अच्छा ये x आ गया, तो y का वैल्यू भी निकाल लेंगे, ओ हाँ वहीं पे पुट कर देंगे ना, तो cos थीटा कट गया, तो a प्लस बी साइन थीटा, साइन और cos आए तो पता ही है क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड ही करना है, ऐसे ही किया तुम लोगों ने, सही है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बाकी ये एलिप्स में भी जितने टाइप के आपने टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन पैराबोला में किए या एलिप्स और सर्कल में किए, वो सब भी है, मैं उनको यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, आप सॉल्व करोगे आपको वो भी मिलेंगे, थोड़ा सा कम ही मिलेंगे क्योंकि वो वैरायटीज ज्यादातर सर्कल में अगर यूज हो गई तो एलिप्स में कम होगी, बट हाँ वो सारी चीजें यहाँ पे भी होगी, ठीक है। पैराबोला की भी जितने टाइप के क्वेश्चंस थे या जो भी ज्योमेट्री वो लोग पूछ रहे थे, इधर का एंगल उधर, इधर का नॉर्मल एक्सिस के साथ इतना ट्रायंगल बना रहा है, और वो सब बेसिक उस टाइम पे बेसिक, अब बेसिक लग रही होगी कि ठीक है नॉर्मल आ रहा है, एक्स एक्सिस के साथ इतना इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस के साथ ये किसी लाइन को इधर कट कर रहा है, दो नॉर्मल या तीन नॉर्मल आ गया, ट्रायंगल बन गया, पैराबोला सर्कल में थे ना वैसे क्वेश्चन, वो सब यहाँ पर भी है, तरीका करने का सेम ही टाइप का रहेगा जो वहां पे सीखा था, बस अभी इक्वेशंस बदल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे इक्वेशन बदल गई है, तो लेकिन अब इक्वेशन निकालना आपको आता है, तो इक्वेशन निकालने वाली चीजें आ गई तो फिर पुराने क्वेश्चन जैसा ही हो गया, मिलेंगे क्वेश्चन थोड़े से कम मिलेंगे पुराने टाइप के एलिप्स में, सर्कल से सिमिलर चीजें ज्यादा मिलेगी, ओके ठीक है। तो अगला चीज हटाओ, ये वो बेसिक वाली चीजें, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन बाहर वाले पॉइंट से क्या आएगा, करेक्ट, x1 कॉमा y1 है तो लिख लो पेयर ऑफ टेंजेंट्स SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट COC, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट T इज इक्वल टू S1, लाइन है ना बेटा, T इज इक्वल टू S1, पोल पोलर T इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू पोल ना, तो वेर x1 कॉमा y1 आपके पास पोल बन जाएगा, ये पढ़ लिया था ना, पोल पोलर सेम ही है, वो कुछ नया नहीं है। टेंजेंट का लेंथ ऑब्वियसली फिर से नहीं आएगा, नहीं आएगा, जैसे आप सोच भी सकते हो कि ये अगर बनाया, यहां बनाया तो इधर के लिए अलग होगा, इधर के लिए अलग होगा, तो अलग ही कहानियां रहेगी। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन पढ़ लिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, हाँ लिख लेते हैं। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन का लोकस ना, तो निकाल सकते हो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के लोकस, तो यहां पे ये समझ में आ रहा है क्या कि इधर सर्कल ही बनने वाला है, सर्कल ही बनेगा ना, हाँ तो सर्कल बनेगा तो ये लेंथ कितनी आने वाली है, ये थी a और ये थे b, तो रेडियस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्टर सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ करने का मन है तो भाई कोई भी स्लोप का एक इक्वेशन लिख लो, मतलब टेंजेंट का, उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो। कॉमन सेंस से दिख भी रहा है यहाँ पे चीजें सिमेट्रिक रहने वाली है। SS1 equal to T square कर देंगे, TOSL SS1 इक्वल टू, T square, हाँ कोई भी पॉइंट बाहर कर लेंगे। वो भी चलेगा। तो उसका वो लीडिंग कोएफिशिएंट्स सम पॉजिटिव 0 कर दो। नहीं, लीडिंग को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन। हाँ तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लीडिंग नहीं, सॉरी हाँ वही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम 0, ए प्लस बी 0 कर दो, काम खत्म हो जाएगा, वहां से भी आ जाएगा। और कुछ होता है स्टैंडर्ड में? नहीं होता ना। हाँ डायमीटर भी होता है, हल्ली को डायमीटर वो लिखना पड़ेगा ना। डायमीटर का डेफिनेशन लिख लिया था। हाँ लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ना। तो अब इक्वेशन निकाल लो, इफ कॉर्ड का स्लोप अगर m है तो माइनस ये कैसे पता है? नॉर्मल क्लास में लिखवा चुका हूँ, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एम इंटू, ओके ठीक है। डायमीटर लिखवा दिया तो फिर से जरूरत नहीं है, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एम इंटू एक्स आ जाएगा। सही बात है। हाँ नॉर्मल लेक्चर में लिखवाया होगा डायमीटर। चलो तो एक क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ये कर लिया होगा यार 7 क्लास में, एक ही क्वेश्चन किया था इसमें। चलो फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स। यार मुझे ऐसा याद आ रहा, किया था यार, इसके आंसर से ऐसे आते हैं। हाँ दो पार्ट्स है। हाँ राइट एंगल एट सेंटर, हाँ बड़ा आंसर था, और तुमको भी करवाया था क्लास में उधर। लास्ट क्वेश्चन वही था। ओके हाँ हाँ बड़ा सा वो, हाँ यस 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 तुमको भी करवाया ना। हाँ यही वाला लिखो तो फिर कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टचेस द पैराबोला ए वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर एक्स find the locus of their poles is the, नहीं मैं आंसर नहीं बोलने का ना। find the locus of their poles, पोल किसका है जो क्वेश्चन में गिवन है? कॉर्ड्स का पोल ना। स्टार्टिंग का क्वेश्चन लैंग्वेज समझो, कॉर्ड्स फिर उसकी कुछ इंफॉर्मेशन और उनका पोल्स। तो कॉर्ड्स के पोल्स की बात हो रही है, टेंजेंट के पोल की बात नहीं हो रही है, कॉर्ड्स के पोल की। कॉर्ड से कहानी स्टार्ट हुई थी। हाँ तो वो कॉर्ड्स के पोल्स मतलब पैराबोला की, सॉरी इलिप्स के पोल्स। इलिप्स के लिए t इक्वल टू 0 लिखेंगे। लास्ट क्लास में बताया था ना, बाहर वाला पॉइंट जो होता है वही होता है पोल। पोलर पढ़ाया ना, बाहर वाले पॉइंट से जो कॉर्ड का एंड पॉइंट पे, हाँ वो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट वाला, मतलब t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो बाहर वाला पॉइंट, और पोलर इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पैराबोला आएगा। मैं d इक्वल टू 0 लगाना है। टेंजेंट कोई भी लाइन किसी कर्व के टेंजेंट हो, तो लाइन एंड कर्व तो अपन ने हर टॉपिक में पढ़ा है, सर्कल से लेके हाइपरबोला तक। तो कॉर्ड का इक्वेशन लिखा,
t इक्वल टू 0 से, वो t इक्वल टू 0 पैराबोला का टेंजेंट हो, सिंपल सा कहानी। टेंजेंट होने की कंडीशन पुट करने पे d इक्वल टू 0 आए, सर्कल नहीं है कि डिस्टेंस इक्वल कर दोगे आप, तो पुट करके d इक्वल टू 0 करो, मिल जाएगा h और k में रिलेशन, आंसर आ गया, सिंपल। h कॉमा के t इक्वल कहीं से भी कर लो, वो टेंजेंट की कंडीशन अप्लाई करनी है। हाँ, तो कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है तो d तो हमेशा आना चाहिए, कि अगर आपको कहीं कुछ कंडीशन समझ में नहीं आ रही टेंजेंट के बारे में, तो d तो हर कर्व के साथ काम आएगा ना, तो यूनिवर्सल चीज है। तो ठीक है, आपको टेंजेंट याद आ गया तो बहुत ही बढ़िया है। और यूजुअली एग्जाम में स्पेशल कर्व्स ही आते हैं, तो इसीलिए हम लोग इनके इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं। मतलब t इक्वल टू 0 दिया, उसमें पैराबोला में h कॉमा k अज्यूम करके एक को दूसरे के पे सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रल सॉल्व करना है। नहीं, h कॉमा k डज नॉट लाई ऑन द पैराबोला ना बेटा। अच्छा ओके, हाँ h कॉमा के बराबर ये h कॉमा k तो बाहर वाला कोई पॉइंट है, हाँ ये एलिप्स है, इस पे किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी ना ऐसे। तो अब कोई पैराबोला देके रखा है तुमको, तो ये इसको ऐसा टच कर ही सकता है, यहां पे दिख रहा है ना, ये भी ठीक है, नीचे जाके कहीं पे टच कर रहा होगा, अपने को पता नहीं। तो मुझे इस h कॉमा k का लोकस चाहिए। ये पैराबोला था, ये y एक्सिस है, समझ में आ रहा क्या कहानी है कि डायग्राम फिर से बनाओ। हाँ, जो लोग भी ऊपर देख रहे हैं उसको किसी को डाउट है इसमें? हाँ, हम बोलो Chord of the ellipse touches the parabola. आपने y axis को parabola से ये कौन है बेटा? एलिप्स। पैराबोला मैं कहीं पे भी बना सकता हूं, बट जैसे लास्ट रेफरेंस में मैंने इधर बनाया था तो मैं इधर ही बनाता हूं, बिकॉज ए बी का साइन नहीं पता है, इधर ही बना दिया, मान लो ए बी पॉजिटिव है। तो कॉर्ड ऑफ एलिप्स टचेस द पैराबोला। तो हम लोग हाँ, ये है कॉर्ड। x x1 upon a squared plus y y1 upon b squared is equal to 1 लिखा, उसमें x और y को पैराबोला की तरफ से सब्स्टिट्यूट कर देना, करेक्ट, वैसे ही करना है। हमें ऐसा ही करना है। हाँ, मैंने h कॉमा k थोड़ा मेरे तरीके से तो ये होगा h कॉमा k, जिसका लोकस निकालना है। समझ में आ रही कहानी? इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ हुई ना, तभी इस कॉर्ड का पोल होगा ये होता है पोल, याद आया? तो इस कॉर्ड का इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू h कॉमा k सपोज करेंगे, दैट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट सपोज करेंगे ना। उन्होंने सिर्फ कॉर्ड बोला है, बट पोल बोल दिया ना वहां पे, तो अगर पोल बोल दिया तो कॉर्ड शुड बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। सो लेट कॉर्ड इज दो x इंटू एच बाय ए स्क्वायर प्लस y इंटू के बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ दिस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द पैराबोला। अब टेंजेंट टू द पैराबोला होने के चेक करने के दो तरीके हैं। पैराबोला के स्टैंडर्ड टेंजेंट का इक्वेशन लिखो और उससे कंपेयर कर दो, जैसे y इक्वल टू mx से भी कर सकते हो। y इक्वल टू mx के टर्म में पैराबोला का इक्वेशन याद है आपको, या t के फॉर्म में? हमें याद नहीं है। y is equal to mt plus a by y इज इक्वल टू mx प्लस a by f। a बाय m, यही होता है ना, माइनस तो नहीं होता, पक्का ना? चलो कुछ तो याद है। इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो पहले y के लिए लिखना पड़ेगा ना, y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एच इंटू एक्स, और भी कुछ आएगा, प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर बाय, अच्छा के भी था,
एक तरीका हुआ ये कि आप इन दोनों को कंपेयर कर दो। दूसरा तरीका ये हुआ, ये y जो आया आपके पास, ये वाली जो कॉर्ड आई, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, या यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, तो y की एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका d इक्वल टू 0। दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, ये भी कोई बहुत लेंथी नहीं है, क्वाड्रेटिक यहाँ से x बहुत आसानी से मिल रहा है। अभी y निकाला है, वैसे तुम x निकाल सकते थे, उसको उठा के यहाँ पे बस पुट ही करना था। सेम ही कैलकुलेशन से ऑलमोस्ट, ठीक है। पर अभी मैं इन दोनों को कंपेयर ही कर देता हूं, ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो y सेम हो गया, तो m इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एच बाय के, और दूसरी जगह से a बाय एम इक्वल टू बी स्क्वायर बाय के, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। नहीं ना, ए सेम ही है क्वेश्चन में। हाँ अच्छा, हाँ ये ए अलग होगा, और सही बात है। तो बताओ क्या आएगा? कैपिटल ए आना चाहिए ना। हाँ मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर करेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, माइनस 2b स्क्वायर बाय a इंटू एक्स, दैट कैपिटल A विल बी माइनस b स्क्वायर बाय 2a। सही है अभी? तो माइनस b स्क्वायर बाय 2a, इसका ये आया कैपिटल है, उसके डिवाइड में एक m, एंड दैट वैल्यू शुड इक्वल टू b स्क्वायर बाय k। तो इन दोनों को कट कर देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड और ये 4, तो थर्ड इंटू 4 कर दो, m हट गया, तो लेफ्ट में क्या बचेगा, माइनस 1 बाय 2a, और राइट में माइनस बी स्क्वायर एच बाय ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, माइनस माइनस भी कट गया। तो एक ए भी कट गया, तो बेसिकली के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए। 2 भी आया क्या? एच, हाँ तो बस आंसर आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर बाय ए एक्स। हाँ सॉरी, 2b स्क्वायर बाय ए इंटू एक्स। समझा? चलो अगला पॉइंट लिखो। बोलो बोलो पूछो। हाइलाइट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ अब मजा आएगा ना। नोट कर लेने दो सब लोग को ये है? तुम नहीं करोगे तो चलेगा, मैं जल्दी जल्दी लिखवा के खत्म करवा दूंगा, पर प्रूफ नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा ना। ज्योमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए, मतलब कोई ऐसा है कि ठीक है सिमिलर टाइप का प्रूफ आ गया तो स्किप कर सकते हैं, बट सारे प्रूफ तो नहीं स्किप कर सकते, अदरवाइज तो रट्टा मारने का क्या फायदा। कौन सा आपको एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी पूछ लेगा एडवांस में, तुमसे वो ऐसा थोड़ी ना, तुम जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ लो कोई गारंटी नहीं है कि एग्जैक्टली एक भी काम आ जाए। ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, कुछ तो प्रूफ करना ही पड़ेगा ना। प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स, मोहित लिख ले बेटा, प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू फोकस
टू ही फोकस होती ना, दो फोकस होती ना, आई इधर फोकस फ्रॉम फोकस, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द फोकस S1 and S2, from focus S1 and S2 on the variable tangent to the ellipse. ये सेम प्रॉपर्टी हाइपरबोला के लिए भी है, तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं, प्रूफ पैराबोला के इलिप्स के लिए ही करेंगे. फोकस ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट टू एन इलिप्स, ब्रैकेट में लिखना हाइपरबोला इज इक्वल टू द सेमी मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर. क्या बात है, तुमको पता था? सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, सेमी मेजर एक्सिस द होल स्क्वायर. और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस. हाइपरबोला के लिए वो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर आएगा. प्रूव दैट. ये प्रॉपर्टी है, ऐसे प्रूफ करो इसको. कह रहे इसमें प्रूफ करने में कुछ ऐसा कुछ अलग जुगाड़ नहीं है, वो दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के मल्टीप्लाई ही करेंगे. तो करना है या नहीं करना है? मजदूरी है, कुछ कॉन्सेप्ट नया नहीं है. करना है, कर लो. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया. ये होता है ना टेंजेंट का फॉर्मूला. तो स्लोप के फॉर्म में क्या होता है? स्लोप फॉर्म लिखा था ना टेंजेंट का. कहीं पे भी कर लो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनने वाला है. स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन नहीं लिखा? अरे रे रे, नॉर्मल का लिखा, टेंजेंट भूल गए? है लिखा था, पहले लिखा है. सही है. हाँ, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर नहीं होता है तो कहीं लिख लो. सर्कल में भी वैसे उस टाइप की चीजें लिखी थी, बट वहां पे आर था. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी द टेंजेंट टू द इलिप्स. ये नहीं लिखा था क्या? हाँ, लिखा है ना, c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाँ चलो, दो सेंटर पे लिखा है, तुमको नहीं लिखा है? हमें लिखवाया होगा यार. टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ाया था तुमको लाइन एंड इलिप्स में. ओके. हाँ, कंडीशन के टाइम पे कि वो सी क्या आएगा. ऐसे ऐसे लिखा है. इलिप्स हाइपरबोला के लिए लिखा है, तो इलिप्स के लिए नहीं लिखा था. अच्छा, ठीक है, लिख लो. नहीं है तो लिख लो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. काजिम, ये लिखने का है, शायद तुमको नहीं लिखवाया था. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लिखवाया था ना? हाँ, अभी लिख लो. लिखा होगा तो ठीक है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m. तो भाई दो फोकस है आपके पास, एक होगा AE, 0, दूसरा होगा माइनस AE, 0. किसी भी फॉर्म में आप टेंजेंट का इक्वेशन सपोज कर सकते हो. मैंने इस फॉर्म में कर लिया, तो इससे डिस्टेंस क्या आएगी निकाल सकते हो. यहाँ पे एक बार AE पुट होगा, एक बार माइनस AE. y तो 0 हो गया. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा ना. तो फिर से यहाँ पे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह पे a इंटू ई आ जाएगा. अब गधे, ये कोई भी टेंजेंट है, फोकस से दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालोगे, d1 d2. तो d1 और d2 में क्या चेंज आएगा? बस यहाँ पे ये एक जगह पे प्लस a यूज करना है, दूसरी जगह पे दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे,
फिर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, d1 d2 इज b स्क्वायर। माइनर बोला था, मेजर बोला था, बट अपना हाइपोथेटिकल माइनर है। माइनर आएगा, गलती से मेजर बोल दिया, माइनर आएगा, माइनर। सेमी माइनर एक्सिस और हाइपरबोला में सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट सही बोला, इसमें मेजर माइनर गलती कर दी और एकदम माइनर कर लो। अगला लिखो, अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट बोलूं, उसका प्रूफ घर पे कर लेना यार, आ जाएगा वो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है, डिस्टेंस तो निकालते आती है ना। अटेंडेंस कितने बच्चे हैं आज? साइन नहीं किया, इधर आए हो गया चलो, फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, देखो अगला पॉइंट, फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द फोकाई, दोनों से काम चलेगा ना। फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द फोकाई ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट। अरे लिखते चलो, अभी इसी के 3-4 पॉइंट है साहब। तो ये जो पॉइंट लिख रहे हैं पहला, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कर सकते हो। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिखा, अभी फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट का सेकंड पॉइंट है ये। फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द एनी फोकाई ऑन द वेरिएबल टेंजेंट टू एन एलिप्स, ब्रैकेट में, और हाइपरबोला टू एन एलिप्स, टू एन एलिप्स। हाइपरबोला के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है, इसलिए ब्रैकेट में हाइपरबोला भी डाल दो। लाइज ऑन इट्स ऑक्सिलरी सर्कल, लाइज ऑन इट्स ऑक्सिलरी, लिख लो बेटा, बहुत वर्ड्स में है, फिर नहीं लिख पाओगे इधर उधर से देख देख के। lies on its auxiliary circle, hence we can say that the sum of the squares of the chords which sum of the squares of the chords which the auxiliary circle intercept on two perpendicular tangents, to an ellipse is constant, and is equal to the square of line joining the foci, मतलब 2AE का होल स्क्वायर। ओके, देखो मैं समझाता हूं है क्या कहानी, पहले स्टेटमेंट समझा रहा हूं। ओके, उन्होंने बोला फिट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द एनी फोकस ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट टू एन एलिप्स लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल।
ऐसा है। ऑक्सिलरी सर्कल जानते हो क्या? अब मेजर एक्सिस को डायमीटर लगा मिला के सर्कल बनाते हैं ना। तो कोई भी उसके क्या बोला है, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी फोकस। तो मान लो कि मैंने यहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ओके, टेंजेंट जैसे दिख जाए सपोज कर लो, तो ये एक S1 रहेगा और ये दूसरा S2। तो यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग लाइन पे। सॉरी, हाँ फोकस एकदम, के पास होगी। हाँ ठीक है ना, तो मैं बना देता हूँ। ये डायग्राम भी एलिप्सल सर्कल ही है। फिर भी अच्छा, हाँ टेंजेंट है। ठीक है, यहां से ऐसा आएगा, एक यहां से आएगा ऐसा। तो ये दो फोकस हो गए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये S1 और ये S2, ये बोला है क्या? The foot of perpendiculars from either focus on the variable tangent to the ellipse lies on the auxiliary circle. ये वाला चीज प्रूफ हुआ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा ना, तो टेंजेंट सपोज कर लो यार कोई भी एक फॉर्म में, कुछ भी कर सकते ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के टर्म्स में स्लोप चाहिए ना अपने को, तो मैं उसको स्लोप के फॉर्म में सपोज कर लेता हूं। ठीक है, चलो इसके लिए पहले इतना प्रूफ करो, फिर अगले पार्ट पे जाएंगे। पहले सर्कल बनाओ, फिर उसके अंदर में इलिप्स बनाओ। बहुत ही गंदा डायग्राम है रे। ये ऐसा डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है। और भी उसके आगे कुछ कहानी थी, एक और सर्कल था ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का सर्कल, डायरेक्टर सर्कल वाला। ऐसा डायग्राम बनेगा भाई, खतरनाक। चलो मैं ट्राई करूं, ये सबको छोड़ो, फ्रेश आया किसी का पहला वाला? नहीं। चलो मैं फिर से ट्राई करता हूं, क्या क्वेश्चन है यार, टाइम खत्म हो जाएगा, 2 बज जाएंगे, रुक जाओ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन, ठीक है? ये बस अपना अपना कर लो, बाकी मैं डिस्कस कर रहा हूं। So fit of the perpendicular from the either focus on the variable tangent lies on the auxiliary circle. Okay. Lies on the auxiliary circle. तो एक सर्कल है, सर्कल जैसा बस दिखना चाहिए वो, इसके अंदर में ऐसा कॉर्ड है, तो बेसिकली ये दोनों फोकस बनने वाले हैं अपने इलिप्स के, ऐसी कहानी है। और दैट इलिप्स इसको टच कर रहा है। ओके, अरे यार थोड़ा ऊपर चला गया। मान लो ऐसा इलिप्स है, ऐसा सिचुएशन है, तो ये S1 है और ये S2 है, तो ये मान लो कि कुछ आ गया P और Q।
So P, Q are the foot of perpendiculars from the focus on the variable tangent and those lies on the auxiliary circle. बस इतना ही बोला है. तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे उसी का लोकस चाहिए ना. So let this point is H, K. कोई कंफ्यूजन नहीं, या पॉजिटिव वाले को ले लो H, हाँ जाने दो. हाँ तो मैं टेंजेंट का इक्वेशन क्या सपोज कर सकता हूं. करेक्ट, y is equal to mx plus root of a square m square plus b square. नाउ S1 के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको क्या है, ये a, 0. अच्छा H और K इस पे लाई करेगा ना, सॉरी हाँ माइनस ए, 0. तो मुझे बस H और K में एक रिलेशन चाहिए सच दैट ये एंगल कितना रहा है 90 डिग्री. तो उसका भी इक्वेशन लिख सकता हूं क्या मैं, लिख सकते हैं ना. इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा है आपके पास इक्वेशन में, m. आपको m एलिमिनेट करना है, लोकस निकालने के लिए m एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप -1/m आएगा ना. हाँ तो उसका इक्वेशन लिख सकता हूं क्या मैं, PS1 का y is equal to -1/m इंटू x प्लस ए, कोई भी लिख सकता हूं, प्लस या माइनस चलेगा वो. तो x प्लस ए आ गया. तब यहां पे किसी भी तरीके से ये चीज एलिमिनेट होनी चाहिए. तो ठीक है, इधर लेके चले गए तो m इंटू वाई आ जाएगा. और क्या रिलेशन है आपके पास, H, K lies on this equation, H, K lies on this equation मतलब इनका इंटरसेक्शन, उसी का लोकस चाहिए. तो डायरेक्टली इंटरसेक्शन निकालने में अच्छा नहीं लग रहा अपने को ना, कि चलेगा सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट करने में गंदा हो रहा है. तो क्या करें, इसको मैं ym इज इक्वल टू या -ym इज इक्वल टू x प्लस ए लिख सकता हूं. ओके, तो इसको इधर लेके चला गया मैं, तो यहां पे क्या आएगा, ये -ym माइनस एक्स इज इक्वल टू ए. और यहां पे क्या लिखा है, ये y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट. ऑब्वियसली वो रूट वाली चीज को बाहर निकालने के लिए एक बार स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा. तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं. क्या होगा, वो x इंटू वाई का टर्म जो आएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा देखेंगे. पर अभी ये तो दिख रहा है x इंटू वाई का टर्म एलिमिनेट होगा और रूट भी हट जाएगा. तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर. करेक्ट, इधर से वाई स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना भी ठीक है. इक्वल टू में क्या आएगा, बोलो बोलो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी तो ए और बी के टर्म में आता है. क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ओ बी स्क्वायर कट गया. तो ए स्क्वायर बाहर निकाला तो एम स्क्वायर इधर भी आ रहा है, ओ 1 प्लस एम स्क्वायर ही कट गया. वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आ रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में भी क्या आ रहा है, वाह बहुत बढ़िया कट गया. तो वाई स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यही है ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन. सो द लोकस ऑफ दैट पॉइंट या दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑक्सिलरी सर्कल. समझ में आया. मतलब ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं ना कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों पे वो लाइन टैंजेंट पे निकाला और फिर उसको h और k के इक्वल लिखा. तो वही करने में हम जा रहे थे ना उसके पास, तो बहुत गंदा जा रहा है. हाँ, फॉर द ऑब्वियस रीजन ये रूट के साथ एम स्क्वायर आया ना. हमने पहले सोचा था क्या करें इनका, तो अपने दिमाग में आ रहा है सब्स्टिट्यूट करने में डर लग रहा था हमको, तो बहुत गंदा जाएगा वो. तो ये ज्यादा अच्छा है. हाँ मतलब बहुत गंदा है. तो द की जहां से हमको चीजें चमकी वो था ये रूट, कि रूट को हटाना है. तभी तो हमने वो स्क्वायर किया ना उसको,
फिर रूट तो हटाना ही पड़ेगा भाई, हम अंदर बैठा है, तो फिर सब्स्टिट्यूट करके कुछ फायदा नहीं हो रहा था, इर्रेशनल इक्वेशन बन रही थी, इर्रेशनल इक्वेशन सॉल्व करना में वैसे दिक्कत है, तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, पहले से फिक्स था, तो इसलिए हमने पहले से ही किया, और फिर वापस से वो हमको दिखा था अच्छा एक्स वाई वो अल्टरनेट कहानी हो रही है, y माइनस एम एक्स है और यहाँ पे एम वाई माइनस या एक्स है, तो वो कैंसिल आउट होगी चीजें। अब अगला पार्ट इसका है थ्योरी में लिखा हुआ, बहुत खतरनाक है, क्या नहीं समझा ना वो, ये समझा। अब अगले पार्ट के पास चलते हैं, उसके लिए अलग डायग्राम बना लेंगे, उसमें स्पेशल केस लिया है शायद उसमें ना 90 डिग्री वाला, है पहले था मेंस में, नहीं बोर्ड्स में 11th में होता है, 12th का पार्ट नहीं है। प्रूफ 11th में भी नहीं है इनके, हाँ मिनी कैलकुलस मेनली, हाँ 12th में मेनली कैलकुलस, मिनी सुनाई दिया ना, तो मिनी कैलकुलस ये नया कौन सा आया है, मिनी कैलकुलस। चलो इसी का अगला पार्ट भाई, ऐसे और 4-5 पॉइंट है, या भी अच्छा इसी के 4 तो है, ये तो इसी का दूसरा, पहले के 4 पार्ट है। चलो लिखो, अगला वाले पे बात करें ना, ये हो गया नोट। अब ये सब प्रूफ करना इसलिए भी जरूरी है ना यार, अपने को पता नहीं कहां पे कौन सा मैनिपुलेशन नया करने को मिल जाए, नहीं आएगा तो गूगल करके सीख जाएंगे, सीख तो जाएंगे ना। अभी जैसे दिख रहा है कि अच्छा पहले ही कुछ और जुगाड़ करके भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हर बार इंटरसेक्शन निकालना जरूरी नहीं है लोकस के लिए। चलो ये एक रिजल्ट आ गया, इसको साइड में निकाल के रख लिया है। अब आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं भाई। हेंस इट मीन्स, हेंस वी कैन से दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, हाँ वही ना, सेकंड पार्ट तो पढ़ रहे हैं, पढ़ तो ले। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉर्ड्स which the auxiliary circle intercept on the two perpendicular tangents to an ellipse is constant and is equal to the square on the line joining foci। भाई ये क्या बोलना चाह रहा है, इसी डायग्राम में पहले एक रफ वाला बना लेते हैं, फिर अच्छा वाला बनाएंगे, थोड़ा समझ में तो आए। सिद्धार्थ मेथड से कर ले, प्रूफ कैसे करेंगे सिद्धार्थ मेथड से, हाँ ध्यान से देख लो, डायग्राम बनाने में भी दम निकलेगा सेकंड पार्ट का। द सेकंड पार्ट इज वी कैन से दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉर्ड विच the auxiliary circle intersected on the two perpendicular tangents। तो दो टेंजेंट्स है, ये तो अभी अपन ने एक ही बनाई है, तो एक और टेंजेंट रहेगी, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मान लो एक्सटेंड कर दिया, तो यहां से इसके ही पैरेलल लाइन आएगी ना, ये ऐसे कहीं पे जाएगी, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आई। ओके ओके, तो कॉर्ड मतलब ये पॉइंट P और ये Q के बीच का एक लेंथ आया, सही बात है, एक तो ये आ गया, दूसरा भी आएगा, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर, तो दूसरा मतलब ये जो यहां पे ये जो कॉर्ड बन रही है, एक अच्छे से बनाएंगे डायग्राम, पर दिख रही है ना, यहां पे भी एक कॉर्ड बनेगी, जैसे इधर वाली एक लाइन कट कर रही है, तो वैसे दूसरी वाली भी तो रहेगी ना वहां पे जो कट कर रही है, और ऑब्वियसली उधर वाले का वो जो बाहर है, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट वो बाहर आएगा, बिकॉज 90 डिग्री मतलब डायरेक्टर सर्कल का लोकस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आएगा उसका रेडियस, और ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस तो ए ही था, तो वो पॉइंट बाहर ही है, तो
तो ये वाला एक लेंथ और एक ये वाला लेंथ आपके पास आ रहा है PQ, और वापस से एक यहाँ पे ये कॉर्ड बनेगी ना एक छोटा सा, ये वाला एक लेंथ, उसके लेंथ के स्क्वायर्स का सम। हाँ यही क्वेश्चन है। Auxiliary circle which intercept on the two perpendicular tangents to an ellipse is constant and is equal to the square on the line joining the foci। तो वो S1 S2 के इक्वल है। तो मेरे को फिर से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा सिमिलर टू दिस, बट वहां पे हम चीजें अलग है। ऑब्वियसली एक सर्कल है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्या? एक सर्कल है, ये अपने पास आएगा एक्सिस ना, तो फोकस अगर यहां पे है तो एक पॉइंट यहां से मैं ऐसे ले लेता हूं, एक फोकस यहां पे, तो यहां पे लेकिन 90 डिग्री यहां लेना पड़ेगा। तो 90 डिग्री कहां लेना है वो भी बड़ी बात है, तो मैं यहां से लेता हूं, टच भी करवाना है। एक ऐसे है और लेफ्ट एक ऐसी लाइन है। ओके, हाँ ये दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, तो इसका ये एक फोकस होना चाहिए, ये यहां से फोकस। ओहो हो, लेकिन 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 इस पे परपेंडिकुलर यहां पे मिलना चाहिए ना, पर वो इसके पैरेलल होगा, तो थोड़ा सा और डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। हाँ ये लाइन का भी तो परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी सर्कल पे आएगा, बट वो इस लाइन के पैरेलल है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है वो भी सर्कल के ऊपर आना चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा सर्कल को चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? हाँ क्या हुआ? थोड़ा साइज बढ़ा ना, हाँ तो कर लेंगे ना अपन इससे। ऐसा ठीक है। अब फिर यहां से लाइन भी तो बनानी है, लाइन काली है। हाँ भाई लाइन बढ़ क्यों नहीं रहे? ये टेंजेंट हो गई एक, दूसरी एक और है, ये इसके परपेंडिकुलर रहेगी। अब वो तो यहां पे भी इनको समझ में नहीं आ रहे। हाँ वो परपेंडिकुलर टेंजेंट जो रहेगी ये यहां से ऐसे, चलो समझ जाओ यार, ऐसा कुछ है। ओके अब बहुत हो गया टाइम पास। तो ये वाला मान लो एक्सिस था, मान लो, ठीक है? सो बेसिकली क्या है, ये यहां का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये S1 है, तो इधर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर S2 आएगा, फिर और कौन सा कलर बचा, तो ये पॉइंट यहां मिलेगा क्या, और इधर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर में डालूंगा उधर वाली टेंजेंट पे, तो वो भी ऑक्सिलरी सर्कल। तो नाम दे देते हैं,
ये ऑक्सिलरी सर्कल है ना, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट जहां पे ऑक्सिलरी सर्कल को मिल रही है वहीं पे बेसिकली आपको इधर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिलेगा। तो एक्चुअली जो परपेंडिकुलर टेंजेंट आएगी वो यहां से पास होगी ना, ऐसे आई हाई ऐसा जाएगा। ओके हाँ, ये बेसिकली ऐसी ज्योमेट्री रहेगी। हाँ अब सही है, तो नाम दे दें इनको P Q R S1 S2 और बताओ एक आध पॉइंट I कुछ भी ले लो। हाँ, तो और एक पॉइंट बताना पड़ेगा अभी। हाँ कौन सा वाला? ये वाला ना, आई जेड ले लिया, कुछ भी ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। हाँ तो प्रूफ क्या करना है? पी क्यू स्क्वायर प्लस आई जे, हाँ आई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू S1 S2 स्क्वायर। हाँ ये प्रूफ करना है। करेक्ट, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू S1 R स्क्वायर। अबे तो वैसे ही हो गया, अबे फ्री पॉकेट हो गया, तो डायग्राम ही बना रहा था। S1 R का स्क्वायर प्लस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, पी क्यू और S1 R प्लस S2 R का स्क्वायर और ये तो राइट 90 डिग्री है। ओ तेरे की, सो द कॉन्सेप्ट मतलब इतना बस पता करना था कि हाँ डायग्राम अच्छा ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। नहीं बिना डायग्राम के भी हमको चीजें समझ रही थी। हमने डायग्राम अच्छा इसलिए बनाया बिकॉज हमको पता चल गया था कि ये दोनों पैरेलल लाइंस आएगी और वो इधर इंटरसेक्ट करने वाला है। ये पिछले डायग्राम में ही पता चल गया था जब डायग्राम थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बन रहा था, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है? हाँ वो दोनों इलिप्स पे इंटरसेप्ट करेंगे। यस, कैसे पता चला इलिप्स पे इंटरसेप्ट करेंगे? डायग्राम बोल रहा है ना ये दोनों परपेंडिकुलर थे, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है। तो S1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर P है, इधर S2 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर Z है। स्टेटमेंट में लिखा है कि ऑक्सिलरी सर्कल जो कॉर्ड इंटरसेप्ट करते हैं, हमने एलिप्स की कॉर्ड नहीं हमने ऑक्सिलरी सर्कल का ही लिया, PQ और IZ ही लिया, बस वो इलिप्स के कॉर्ड भी नहीं है, वो कंपेयर करके वो वैल्यूज है। PQ क्या है बेटा बताओ? हमें पूरे कैलकुलेशन में सिर्फ ये देखना था कि वो R कहां आ रहा है, वो R इलिप्स पे आया वो की पॉइंट है। और R कैसे इलिप्स पे आया अभी भी समझ में आया है क्या अद्वैत बताओ? तो फिर कैसे पता चला कि वो लेकिन हम लोग का पहला ट्रायंगल तो एलिप्स पे नहीं बड़ा था ना। वैसे इलिप्स पे करेगा ये नहीं करेगा पता नहीं। हाँ खैर उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्या फर्क पड़ रहा है, वो पाइथागोरस से हाँ R कहीं पे भी आए, छोड़ो उसको। अपने डायग्राम में गलती से दिख रहा है कि वो इलिप्स पे आया, अपन ने कोई और प्रॉपर्टी R इलिप्स पे उसका यूज तो नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं किया। करेक्ट, हाँ बस ये कंफर्म है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल होगी और ये दोनों भी पैरेलल होगी। 90 डिग्री है ना सब कुछ। हाँ तो ये एंगल भी कितना आएगा 90 डिग्री। और ये दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है PS1 और QS2। ये टेंजेंट 1 थी अगर, तो टेंजेंट 1 के परपेंडिकुलर है PS1 एंड QS2, करेक्ट। तो वो दोनों पैरेलल हो जाएगी, PS1 इज पैरेलल टू QS2 एंड सिमिलरली S1 Z इज पैरेलल टू S2I। ये भी सही है। तो अगर वो दोनों पैरेलल है और फिर
PQ is perpendicular to IZ because वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पार्ट्स हैं, तो फिर उनके पैरेलल जो आ रही है S1R वो भी परपेंडिकुलर आ जाएगी S2R के, तो वो भी राइट एंगल है। और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस तो हमेशा ही सेम रहता है ना, तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस तो ऑलवेज सेम आएगा। ये R मान लो कि नीचे है, नॉट नेसेसरी कि वो इलिप्स पे है, डिस्टेंस तो सेम ही आएगी, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है ना वो। सिमिलरली ये दो पैरेलल लाइंस का बीच का डिस्टेंस RZ इक्वल टू S2I, मतलब यहां पे वही चीज नहीं लिखी है शायद, ये PQ विल इक्वल टू S1R एंड RZ नहीं, कॉर्ड का इक्वेशन ना, ZI विल इक्वल टू S2R। इनमें किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो। ये दोनों चीजें इक्वल आएगी और ये निकालना था हमको, तो ये निकालना था तो रिप्लेस कर दिया पाइथागोरस से, हो गया सीधा 2R। इसको डायग्राम की जरूरत था, कोई जरूरत नहीं था उसमें, कुछ उल्टा सीधा भी बना लेते ना, बस ये देखना था पैरेलल आएगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, खत्म खेल। इतना अच्छा डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं थी। अगला पॉइंट लिखे, लेकिन 10 मिनट में एक पॉइंट लिखवा दूंगा मैं, प्रूफ घर पे कर लेना। ये तो पहला ही चल रहा है ना, पहले के सब पार्ट काउंट करके 1 2 कुछ छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं, अगर सिर्फ सब पार्ट काउंट किए ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अदरवाइज नहीं, पर वो बाकी के यही बड़ा थे, बाकी छोटे छोटे भी हैं। एक पार्ट है जिसमें 4-5 पार्ट है, वो 2 मिनट में तो नहीं, बट एक ही रिजल्ट से सब आ जाएंगे। 8 पॉइंट है, आप ऐसा मान सकते हो। आप पार्ट्स में शुरुआत के 2-3 ही बड़े बड़े हैं, बाकी तो लास्ट के एक लाइन के, उनमें प्रूफ नहीं भी करेंगे तो चलेगा। हाँ वो सब भी आएगा ही। हाँ अंडा नहीं बोलते रहे, पैराबोला को बोलते थे परवलय, हाइपरबोला अति परवलय, इलिप्स को क्या बोलते, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, दीर्घ क्या करोगे नाम जान के, क्या करना है तुमको? एडवांस के पेपर में साइड वाला सेक्शन रीड करोगे क्या? हिंदी में भी होता है साइड में। नहीं सर, अगर आप पेपर लैंग्वेज चूज करोगे, तो चूज करने का ऑप्शन रहता है। हिंदी चूज किया होगा, फिर मेरे को इंग्लिश पे हिंदी होगा। अगर मैंने सिर्फ इंग्लिश चूज किया तो मैं तो सिर्फ इंग्लिश होगा। हाँ आपको आपने नहीं, ऑफलाइन होता है ना अभी एडवांस, ओनली ऑनलाइन होता है क्या? इसलिए तो सीबीडी कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होता है एडवांस? मतलब नहीं, मेंस तो पूरा ऑनलाइन कर ही दिया पहले से, लास्ट टू लास्ट ईयर तो ऑफलाइन चलता था एडवांस, लास्ट ईयर ही बदला हो तो पता नहीं। पक्का 2023 तक ऑफलाइन था, ये मुझे पता है, मैंने पेपर देखा यार हार्ड कॉपी में उसका। पेपर तो हार्ड कॉपी मिलता है, प्रिंट आउट तो नहीं, वो एग्जाम से आने के बाद 24 से शायद हट गया, 24 से फुल ऑनलाइन हो गया। हाँ 24-25 दो, तुम तीसरे साल में हो, 23 लास्ट था आई थिंक 23 ही था ना, मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ ऑफलाइन पेपर बंद हुए, 2-3 साल ही हुए हैं। 23 होगा या 24 या 22। खेल देखो अगला पॉइंट। लिखो इफ P एंड Q, इसी का थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट पॉइंट का थर्ड पार्ट, इफ
P and Q be the feet of perpendiculars on the auxiliary circle from the foci. If P and Q नाम दिया ना, हाँ, If P and Q be the feet of perpendiculars on the auxiliary circle from the foci upon any tangent at P, नहीं any tangent at, मैं टेंजेंट वाले को नाम ही नहीं दिया, उसको नाम फ्रॉम दी, if P and Q be the feet of perpendiculars on the auxiliary circle from the foci upon any tangent at, उसका नाम क्या दिया, नहीं लिया ना, T मिसिंग है ना, T upon any tangent at T on the ellipse, T ellipse पे ऊपर है, on the ellipse, then the point of intersection कुछ और ले लो, L, then point of intersection L of the tangents at P and Q lies on वो L नाम दिया ना, lies on the ordinate through T. Lies on ordinate through T if T varies, then T वेरीज मतलब वो इसेंट्रिसिटी का थीटा वेरीज कर रहा होगा, पॉइंट वेरी कर रहा है, ओके, इसेंट्रिक एंगल वेरी कर रहा है ना, if T varies then locus of L, then मैंने फाइंड नहीं, वो तो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, अभी डिराइव प्रूफ कर लेना, then locus of L is an ellipse having the same eccentricity as the original ellipse. Same eccentricity as the original ellipse. मतलब वो अब डायग्राम अलग बनेगा, जैसे मैं अलग डायग्राम में अगर बना के दिखाऊं तो कहानी क्या है, ये एलिप्स है, फिर ये सर्कल था, इसके किसी पॉइंट पे हमने T पे टेंजेंट ड्रॉ करी जो P और Q पे मिली, करेक्ट, तो ऑब्वियसली वो S1 का फोकस यहां पे आएगा, S2 यहां पे आएगा, S1 S2 ये सब 90 डिग्री है, नाउ P और Q पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो ये जो पॉइंट है ये लिया है L, करेक्ट, P और Q पे टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन L लिया है ना, तो अगर मैंने T को वेरी किया तो ऑब्वियसली वो पॉइंट
एल भी वेरी करेगा और एल का लोकस एक इलिप्स आएगा जिसका इसेंट्रिसिटी सेम रहेगा E, जो कि पुराने वाले इलिप्स का था। ऑब्वियसली ए और बी बदल जाएंगे उसके, बट नॉट ऐसा नहीं है कि कॉन्जुगेट इलिप्स बन गया वो। माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस में कन्वर्ट हुआ, बट इसेंट्रिसिटी अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, सॉरी कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं, वो वर्टिकल वाला इलिप्स रहेगा तो ए और बी आपस में चेंज होते हैं और उनका इसेंट्रिसिटी सेम नहीं आता है। यहां पे इसेंट्रिसिटी सेम है, तो इसके भी माइनर और मेजर का जो नया वाला इलिप्स बनेगा उसके भी माइनर और मेजर का रेशो सेम ही आने वाला है, बट उसके माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस अलग अलग है। जैसे अभी ये यहां से डायरेक्टली दिख रहा है कि इधर की टेंजेंट के लिए तो इलिप्स यहीं से पास होगा ना, तो जो नया इक्वेशन आएगा बेसिकली उसके भी नीचे में यहां पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा, बट वाई स्क्वायर बाय इसेंट्रिसिटी सेम है, बट रेशो उल्टा होगा ना। अभी मेजर एक्सिस वर्टिकल वाला बनेगा ना इसका, तो क्या आ जाए, इसेंट्रिसिटी क्या होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर में। लेकिन अब ये वाला पॉइंट यहां आ जाए तो नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, ए बाय बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहां पे 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, नहीं ए टू 4 आएगा क्या? हाँ, ऐसा कुछ आना चाहिए नया वाला एलिप्स। हाँ, यहाँ पे ए टू 4 ना, हाँ ये आना चाहिए, करेक्ट। तो ये जो नया वाला एलिप्स रहेगा उसका इक्वेशन ऐसा आएगा, तो दोनों का इसेंट्रिसिटी सेम रहेगा। इसका इसेंट्रिसिटी और एक्चुअल हाइपरबोला जो था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, इन दोनों का इसेंट्रिसिटी सेम है। हाँ, ये वाला इजी है प्रूफ करने के लिए। और टाइम बचा है, एक और पॉइंट लिख ले। एक पॉइंट में क्या जा रहा है, 1 मिनट में हो जाएगा लिखने का, प्रूफ करने की बात थोड़ी है, घर पे कर लेना प्रूफ। चलो लिखो अगला पॉइंट। ये समझ में आया सिचुएशन क्या है, ए पी क्यू एल एन क्या क्या टी टी क्या चल रहा है। वेरी गुड। अभी हम लोग एक ही पॉइंट लिख रहे हैं, पहला एलिप्स का। ऐसे 7-8 है और हम पहला ही लिख रहे हैं। तो 7-8 में खैर बाकी के छोटे छोटे ही हैं, पर ये हमें एक ही क्लब करके रख रहे हैं इसको, बिकॉज हर बार वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ही एप्लीकेशन है। तो एक और एप्लीकेशन है, पहला तो पूरा कर लो यार, 3 लिख लिए ना अभी, एक लिख लो यार, फिर वो अगली बार में सेकंड पॉइंट वापस से, नहीं तो वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन द टेंजेंट डालेंगे, तो वो खत्म कर लेते हैं। लिखो, ये आएगा, प्रूफ करने का हो जाएगा। यस या नो या करके दिखाओ। मतलब इधर टेंजेंट्स का लोकस, तो बेसिकली ये एल का लोकस अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज पी क्यू, तो दैट टेंजेंट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सिलरी सर्कल। तो एच कॉमा के, और एच कॉमा के का भी आपको पता है, ये पॉइंट अगर क्या है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो बेसिकली ये पॉइंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा कॉमा के। भाई एक्स तो सेम ही रहेगा ना, सेम ही है ना, वो वर्टिकल लाइन थी। तो एल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट शुड इक्वल टू टी के लिए टेंजेंट एट इलिप्स, और एल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर ऑक्सिलरी सर्कल शुड इक्वल टू दी टी के लिए टेंजेंट फॉर इलिप्स। समझ में आ रहा है? प्रूफ होगा अभी, चाहो तो वर्ड में चलो लिख लेते हैं। तो COC ऑफ एल, एल इज ए कॉस थीटा कॉमा के
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही आएगा ऑक्सिलरी सर्कल शुड इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एलिप्स एट टी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ऐसे किया स्लोप फॉर्म में लिखा पहले टेंजेंट एलिप्स का, और फिर h कॉमा के लिया मैंने बाहर l के लिए, ओके और फिर l के लिए t इक्वल टू 0 कर दिया। हाँ। और दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं। करेक्ट, हाँ भाई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एल फॉर द सर्कल डायरेक्टली लोकस शुड बी टेंजेंट फॉर द एलिप्स। और लोकस का इक्वेशन भी उसको पॉइंट पुट करके देखा लिया दोनों का, हाँ, तो वो आ जाएगा, कोऑर्डिनेट सेम है t और l। सेम आया। हाँ यार ठीक है, वो ए कॉस थीटा को प्रूफ करने का है ना, तो इसको h कॉमा k ले लिया, तो उसका कॉर्ड शुड बी दी टेंजेंट ऑफ इलिप्स, कॉर्ड ऑफ COC ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल शुड बी टेंजेंट ऑफ इलिप्स। वैसा क्वेश्चन किया ना अभी वो पैराबोला इलिप्स को टच करने वाला, उसी टाइप की कुछ कुछ कहानी फिर से है। तो अगला एक लास्ट पॉइंट लिख लो इस फर्स्ट का, फर्स्ट का लास्ट ना, lines joining the center of the line joining center to the lines joining center to the feet of perpendicular from a focus on any tangent, वही कहानी उसी का पार्ट लिख रहे हो, PQ की कहानी, from a focus on any tangent at T and the line joining other focus and the line joining to the other line joining other focus to the point of contact T, to the point of contact T are parallel. TS1 और TS2 ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। ये यहाँ पे डाला, और तो ये अभी डायग्राम वैसा है ना, तो थोड़ा सा दूसरा वाला कहानी कहाँ गया ये, हाँ नहीं ये तो 90 डिग्री की कहानी थी ना। तो फिर S2T पैरेलल कैसे हो जाएगा? H2T अच्छा, ये फोकस से नहीं, सॉरी, वो सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो यहाँ पे नहीं है। उन्होंने क्या बोला, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द फिट ऑफ परपेंडिकुलर। ये एलिप्स है, ये सर्कल है, कोई भी टेंजेंट ऐसे बना ली, तो ये आया P, ये आया Q, ये था T ना, तो सेंटर यहां पे था, तो सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन कर रहे हैं वो, और ये फोकस से इसको, तो ये H2, S1 और O, तो बेसिकली OP और H2T विल बी पैरेलल। हाँ ये पता करना अपने को। डायग्राम से दिख रहा है, ये लिखा ना, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट एट P एंड द लाइन ज्वाइनिंग
अदर फोकस, हाँ दूसरा वाला फोकस, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी आर पैरेलल, दैट इज OP is parallel to S2T and OQ will be parallel to S1T. ये रिजल्ट लिखा है हमने। समझ में आ रहा है क्या? प्रूफ करने का मन है? घर से करके लाओगे? और 2-3 पॉइंट लिखा दो, घर से करके ले आना प्रूफ। मैं यार तुम इतने सारे नहीं क्यों बोल रहे हो? चलो ठीक है, फिर मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, प्रूफ करके लाना है। हाँ लोग ज्योमेट्री से कर सकते हो इसको, पैरेलल, या फिर हम लोग घर में जाके कर सकते हो, आप ट्राइंगल बना सकते हो। देखो ये 90 डिग्री आता है, यहाँ से भी ये 90 डिग्री आता है, पैरेलल, ये लेंथ सेम हो गई, और ट्राइंगल खेल लेने का शायद आ जाएगा कोई ना ऐसे कुछ। ठीक है, दूसरा तरीका नहीं खेलने का ज्योमेट्री, तो अपने को तो M1 M2 -1 तो पता ही रहता है ना। हाँ, तो हमें जो चीजें पता है उसका यूज करके भी काम कर सकते हैं। ये T कोई भी पॉइंट ले लिया H, K, उसकी टेंजेंट लिखोगे ना, तो उसका स्लोप आपको पता है, PT का स्लोप पता है, तो बेसिकली PS1 विल बी परपेंडिकुलर टू दैट स्लोप ना। तो इनके सारे स्लोप पता चल जाएंगे आपको, PS1 और QH2 के, करेक्ट। तो अब T पता है तो TO का स्लोप भी तो आपको पता है नहीं, लेकिन TO का कुछ काम ही नहीं है, उस PO के स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो फिर वो P के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स कैसे? आपको S1O पता है, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है TS1O, ये लेंथ AE है, और फिर AE पता है तो P के कोऑर्डिनेट्स, सर आपको ये भी पता है कोऑर्डिनेट्स निकालिए, मतलब हाँ कोऑर्डिनेट्स, और OD और S2 पैरेलल है, और OD और S2 पैरेलल है, तो उनमें खेल के आ जाएगा। हाँ कोऑर्डिनेट्स निकाल के काम कर लिया वो भी चलेगा, या फिर ये थीटा निकाल लिया ये भी चलेगा। ठीक है, हाँ P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया तो काम ही खत्म। तो चलो अगले लेक्चर में